आज हम जानेंगे अर्थशास्त्र क्या है, इसकी परिभाषाएं क्या होती हैं और इसका प्रादुर्भाव कैसे हुआ। ऐसा माना जाता है कि अर्थशास्त्र का प्रादुर्भाव मानवीय सभ्यता के विकास के साथ ही हो गया था। प्रारंभ में अर्थशास्त्र को नीति शास्त्र का ही भाग माना जाता था। एडम स्मिथ ने इसे नीति शास्त्र से अलग किया तथा इस विषय के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने अपने से पूर्व एवं समकालीन विचारकों के अर्थशास्त्र संबंधी विचारों को सुव्यवस्थित तरीके से अपनी एक पुस्तक एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन में समावेश करके अर्थशास्त्र को एक सुविचारित एवं क्रमबद्ध तरीके से प्रस्तुत किया। इस कारण उन्हें आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक भी कहा जाता है। एडम स्मिथ के पश्चात अनेक अर्थशास्त्रियों ने अर्थशास्त्र नामक विषय को आधुनिक अर्थशास्त्र के रूप में विकसित करने में अपना योगदान दिया। इसमें प्रमुख नाम मार्शल, पिगू, कैनन, फिशर, केन्स, रॉबिन्स, हिक्स, सैमुएल्सन, जे.के. मेहता, दीनदयाल उपाध्याय, अमर्त्य सेन और कई रहे हैं। अर्थशास्त्र एक विज्ञान है जो मानव व्यवहार का अध्ययन और उसकी आवश्यकताओं या कह सकते हैं इच्छाओं या उपलब्धियों या उपलब्ध साधनों के वैकल्पिक प्रयोग के मध्य संबंध का अध्ययन कराता है। अर्थशास्त्र की विषय सामग्री का संकेत इसकी परिभाषा से मिलता है। अर्थशास्त्र सामाजिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन, विनिमय, वितरण, उपभोग का अध्ययन किया जाता है। अर्थशास्त्र शब्द संस्कृत शब्द अर्थ और शास्त्र की संधि से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ है धन का अध्ययन। अर्थशास्त्र का शाब्दिक अर्थ धन का शास्त्र अर्थात धन के अध्ययन के शास्त्र को अर्थशास्त्र कहते हैं। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री एडम स्मिथ ने 1776 में अपनी पुस्तक एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन में अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान माना। डॉक्टर मार्शल ने 1819 में प्रकाशित अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र के सिद्धांत में अर्थशास्त्र की कल्याण संबंधी परिभाषा देकर इसको लोकप्रिय बनाया तथा ब्रिटेन के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री लॉर्ड रॉबिन्स ने 1932 में प्रकाशित अपनी पुस्तक में एन एसे ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस में अर्थशास्त्र को दुर्लभता का सिद्धांत माना है। इस संबंध में उनका मत है कि मानवीय आवश्यकताएं असीमित हैं, उनको पूरा करने के साधन सीमित है। आधुनिक अर्थशास्त्री सैमुएल्सन ने अर्थशास्त्र को विकास का शास्त्र कहा और आधुनिक अर्थशास्त्री कपिल आर्य ने अपनी पुस्तक अर्थमेघा में अर्थशास्त्र को सुख का साधन का विज्ञान माना है। अतः इन चीज़ों से हम यह जान सकते हैं कि अर्थशास्त्र की बहुत सारी परिभाषाएं रही हैं। तो अर्थशास्त्र की परिभाषाओं को 5 भागों में बांटा गया है। पहला जो भाग है उसका धन संबंधी परिभाषा अर्थात वेल्थ ओरिएंटेड परिभाषा है। दूसरा कल्याण संबंधी अर्थात हम कहेंगे इसे वेलफेयर ओरिएंटेड डेफिनेशन। तीसरी हमारी परिभाषा दुर्लभता संबंधी परिभाषा जिसे स्कैरसिटी ओरिएंटेड परिभाषा कहेंगे। चौथी हमारी आवश्यकता विहीनता संबंधी परिभाषा और 5वीं हमारी विकास संबंधी परिभाषा जिसे वेल्थ ओरिएंटेड डेफिनेशन कहेंगे। इन सभी परिभाषाओं के संबंध में जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि अलग जैसे समय परिवर्तित होता गया वैसे परिभाषाएं भी परिवर्तित होती गई है। सबसे पहले हम लेते हैं धन संबंधी परिभाषा को, वेल्थ ओरिएंटेड डेफिनेशन को। तो 1776 में एडम स्मिथ ने अपनी पुस्तक में राष्ट्र के धन के स्वरूप तथा कारणों की खोज नामक पुस्तक में अर्थशास्त्र को परिभाषित किया। अर्थशास्त्री जे.बी.सी. मिल, जेविन्स सीनियर एवं वॉकर आदि भी स्मिथ
एडम स्मिथ के विचारों के समर्थक थे। इन्होंने धन संबंधित परिभाषाओं को खोजा और बताया। एडम स्मिथ ने कहा, अर्थशास्त्र राष्ट्रों के धन के स्वरूप और कारणों की खोज से संबंधित है। यही जेबी से ने कहा, अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो धन का अध्ययन कराता है। और यही वॉकर ने भी कहा कि अर्थशास्त्र ज्ञान के उस भाग का नाम है जिसका संबंध धन से है। तो यहाँ हम कहेंगे कि एडम स्मिथ के अनुसार अर्थशास्त्र एक ऐसा विज्ञान है जिसमें धन का अध्ययन किया गया और इस प्रकार धन को प्रमुख और मानव को गौण स्थान प्रदान किया गया। धन को मानवीय सुख और व्यक्तिगत एवं राष्ट्रीय समृद्धि का आधार माना गया। परंतु आलोचकों ने इनकी बहुत आलोचना की और कहा कि इन्होंने धन पर अत्यधिक जोर दिया है और इस परिभाषा में मानव की अपेक्षा धन को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया। धन को साधन के स्थान पर साध्य मान लिया गया, अतः समाज में अनेक दोष उत्पन्न हुए। इस कारण इनके अनेक आलोचकों ने इन्हें आर्थिक मानव की कल्पना कहा। कुछ अर्थशास्त्रियों ने अर्थशास्त्र का संकुचित क्षेत्र व धन का संकीर्ण अर्थ माना और कहा कि मानव कल्याण का इसमें कतई उल्लेख नहीं किया गया और यह भी माना कि व्यक्तिगत एवं सामाजिक हितों का एक होना आवश्यक नहीं है और धन सच्चे सुख का प्रतीक है, ऐसा कतई नहीं है। अर्थशास्त्र केवल विज्ञान है, यह कहना भी गलत है। अतः आलोचकों ने धन संबंधी परिभाषा को नकार दिया। धन संबंधी परिभाषाओं में अनेक दोष थे, इसलिए अत्यधिक दोषपूर्ण थी। अतः सन 19वीं शताब्दी में कल्याणवादी दृष्टिकोण का जन्म हुआ। कल्याणवादी दृष्टिकोण का जन्म लेते ही कल्याण संबंधी परिभाषाओं का जन्म हुआ। सर्वप्रथम 1890 में प्रोफेसर मार्शल ने अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र के सिद्धांत में कल्याणवादी विचारधारा का प्रतिपादन किया। प्रोफेसर पिगू, कैनन, क्लार्क, फिशर, चैपमैन आदि भी मार्शल के विचारों के समर्थक थे, जिन्होंने कल्याण संबंधी परिभाषाएं दी। इन्होंने इसमें से मैं एक परिभाषा प्रोफेसर एली की आपको बताना चाहूँगी कि अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो धन प्राप्त करने तथा व्यय करने संबंधी क्रियाओं से उत्पन्न सामाजिक घटनाओं का अध्ययन कराता है। इसी में पिगू भी कहते हैं कि आर्थिक विज्ञान की विषय वस्तु आर्थिक कल्याण है। यह क्षेत्र सामाजिक कल्याण के उस भाग तक सीमित होता है जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मानवीय रूपी पैमाने के साथ संबंधित किया जाता है। तो ये सारी परिभाषाएं थी जो कल्याण से संबंधित थी। तो कल्याण से संबंधित परिभाषाओं में मार्शल की परिभाषाओं में जिस परिभाषा की व्याख्या निम्नलिखित बिंदुओं के अंतर्गत की गई। उन्होंने कहा कि अर्थशास्त्र के अध्ययन का प्रमुख विषय मानव व मानव कल्याण है। उन्होंने कहा कि अर्थशास्त्र में सामाजिक, सामान्य एवं वास्तविक व्यक्ति का अध्ययन होता है। उन्होंने कहा कि मानव जीवन के सामान्य व्यवसाय का अध्ययन है और उन्होंने साथ ये कहा कि मनुष्य के भौतिक कल्याण का अध्ययन है और मुद्रा से भौतिक कल्याण की माप है। और उन्होंने कहा कि अर्थशास्त्र आदर्श विज्ञान और कला दोनों है। परंतु आलोचकों ने इनकी भी आलोचना की और कहा कि प्रोफेसर मार्शल की कल्याणवादी विचारधारा काफ़ी समय तक लोकप्रिय बनी रही, लेकिन 1932 के पश्चात रॉबिन्स आदि अर्थशास्त्रियों द्वारा विचारधारा की कुछ आलोचना की गई। आलोचना में कहा गया कि कल्याण संबंधी परिभाषाएं श्रेणी विभाजक के विश्लेषणात्मक कतई नहीं हैं। अर्थशास्त्र केवल सामाजिक विज्ञान ही नहीं वरन मानव विज्ञान भी है। कल्याण संबंधी धारणाएं दोषपूर्ण हैं और अर्थशास्त्र का क्षेत्र अत्यंत संकुचित हो जाता है। हम इसे कल्याणकारी परिभाषा से ही केवल जोड़े तो, और अर्थशास्त्र के उद्देश्यों के प्रति तटस्थ नहीं रहता अगर इसे कल्याणकारी परिभाषाओं से जोड़ा गया।
अतः निष्कर्ष निकाला गया कि प्रोफेसर मार्शल की परिभाषा सरल एवं व्यवहारिक है। अतः आधुनिक कल्याणकारी राज्य में इसका विशेष महत्व है, लेकिन तार्किक एवं विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण इसके दोषपूर्ण है। अतः यह परिभाषा अर्थशास्त्र के वैज्ञानिक आधार को कमजोर मानती है और अर्थशास्त्र के क्षेत्र को सीमित करती है। अतः कल्याण संबंधी परिभाषाओं में अनेक दोष हैं। अतः सन 1932 में रॉबिन्स ने दुर्लभता संबंधी परिभाषाओं का विकास किया और उन्होंने एंड ऐसे ऑन द नेचर ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस में इस विचारधारा का प्रतिपादन किया उन्होंने। और इस परिभाषा को आगे लर्नर, फ्रिडमैन, मेयर, स्ट्रिगलर, कोहन, मैक्स आदि अर्थशास्त्रियों ने प्रोफेसर रॉबिन्स के विचारों का समर्थन किया और सीमित साधनों का विचार प्रस्तुत किया। दुर्लभता प्रोफेसर रॉबिन्स का समर्थन करते हुए प्रोफेसर मेयर ने कहा कि दुर्भाग्यवश अलादीन का चिराग केवल कहानी या पुस्तकों में होता है। वास्तव में हमारे पास ऐसा कोई चिराग तो नहीं है जो आर्थिक समस्याएं होती हैं और न ही अर्थशास्त्र के अध्ययन की आवश्यकता होती है। रॉबिन्स ने दुर्लभता संबंधी परिभाषाओं की बहुत सारी विशेषताएं इसमें बताई गई हैं, जिसमें अर्थशास्त्र मानव विज्ञान है कहा गया, विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण इस परिभाषा को बताया गया और कहा गया कि अर्थशास्त्र का वास्तविक विज्ञान है और ये परिभाषा सार्वभौमिक प्रयोग में लाई जा सकती है और अन्य अनेक जो हैं इसकी तार्किक विशेषताएं बताई गई। परंतु इनकी विशेषताओं होते हुए भी इनकी कई आलोचनाएं की गई और आलोचनाओं में बहुत सारे अर्थशास्त्री थे, जैसे फ्रेजर थे, डर्बिन थे, वुटन थे आदि अर्थशास्त्रियों ने आलोचना की और आलोचना करते हुए कहा कि अगर दुर्लभता संबंधी परिभाषाएं रहती हैं तो अर्थशास्त्र का क्षेत्र जो है अधिक व्यापक हो जाता है और अर्थशास्त्र के उद्देश्यों के प्रति तटस्थ नहीं होता। अर्थशास्त्र वास्तविक विज्ञान ही नहीं वरन आदर्श विज्ञान एवं कला भी है। उन्होंने साथ ही यह भी कहा कि केवल निर्गमन प्रणालियों से आर्थिक घटनाओं का पूर्ण अध्ययन संभव नहीं है और उन्होंने कहा कि उद्देश्य अथवा लक्ष्य एक होना ये भी तार्किक नहीं है और उन्होंने कहा कि पूर्ण रोजगार की मान्यता बिल्कुल गलत है और मानव विवेकशील होता है, ये हर समय संभव नहीं है। और उन्होंने कहा कि रॉबिन्स की परिभाषा धनी राष्ट्रों पर पूर्णतः लागू नहीं होती और सुख की प्राप्ति का संबंध अधिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने से है, ये कतई नहीं है। और उन्होंने कहा कि रॉबिन्स की परिभाषाएं बहुत जटिल हैं, जटिल श्रेणियों में इनको रखा गया और इनकी सभी परिभाषाएं सभी व्यक्तियों की समझ से परे हैं, ऐसा भी कहा गया। अतः इस परिभाषाओं को भी पूर्णतः नकारा गया और बाद में आवश्यकता विहीनता संबंधी परिभाषा का उद्भव हुआ, जो कि प्रयाग विश्वविद्यालय के अर्थशास्त्र के भूतपूर्व प्रोफेसर जे के मेहता द्वारा प्रतिपादन किया गया। यह परिभाषा पूर्णतः भारतीय दर्शन पर आधारित थी, अतः भारतीय परंपरा और संस्कृति के अनुकूल थी। इसमें प्रोफेसर जे के मेहता ने भारतीय संस्कृति के सदा जीवन एवं उच्च विचार जैसे आदर्श के आधार पर आवश्यकता को कम से कम करने पर बल दिया। इस प्रकार की परिभाषा को पाश्चात्य दृष्टिकोण से भिन्न माना गया। प्रोफेसर जे के मेहता के अनुसार अर्थशास्त्र एक ऐसा विज्ञान है जो मानवीय आचरण का अध्ययन है, इसे इच्छा रहित अवस्था के लक्ष्य पर पहुंचाने के साधन के रूप में करता है। उन्होंने आगे यह भी कहा और लिखा कि अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो आगे चलकर दुख को न्यूनतम करने संबंधी मानवीय आचरण का अध्ययन करता है। दूसरे शब्दों में यह एक प्रकार की आवश्यकताओं से मुक्ति पाने का एवं वास्तविक सुख की आवश्यकता तक पहुंचाने का प्रयास करता है। इनकी परिभाषाएं की विशेषता थी कि भारतीय दर्शन पर आधारित थी
और भारतीय परिस्थितियों के अनुकूल थी। मानव व्यवहार को अंतिम लक्ष्य का सुख प्राप्त मानव व्यवहार का अंतिम लक्ष्य सुख प्राप्त करना होता है। इस लक्ष्य की प्राप्ति हेतु आवश्यकताओं को धीरे धीरे कमी करना आवश्यक है। जब इच्छा रहित आवश्यकता आ जाती है तो इच्छा के चुनाव की समस्या का सामना करना पड़ता है और ये चयन करना पड़ता है कि वह किन इच्छाओं को कम करे और किन इच्छाओं को पूरा करें। हम कह सकते हैं इनमें कई सारे विशेषताएं थी, परंतु विशेषता होने के बावजूद भी बहुत सारे आलोचकों ने इनकी आलोचना की और कहा कि प्रोफेसर जे.के. मेहता की परिभाषा भ्रामक परिभाषा है। साथ ही यह परिभाषा भ्रम और दर्शन शास्त्र पर आधारित होने से कठिन व अव्यावहारिक हो जाती है। आज के इस भौतिकवादी युग में आवश्यकता के त्याग और आवश्यकता विहीनता की कल्पना करना कठिन है। इसी कारण आज के भौतिकवादी विश्व में इस धारणा को मान्य नहीं माना गया और अंत में जो परिभाषा आई वह विकास केंद्रित अर्थात ग्रोथ ओरिएंटेड परिभाषा ही। तो अर्थशास्त्र में विस्तार और विकास के साथ साथ अर्थशास्त्र की परिभाषाओं में परिवर्तन होता रहा है। प्रोफेसर रॉबिन्स की परिभाषाओं के पश्चात आर्थिक विकास संबंधी विषय वस्तु में विशेष रूप से वृद्धि हुई। अतः अर्थशास्त्र की आधुनिक परिभाषाओं में आर्थिक विकास पर विशेष जोर दिया गया। अर्थशास्त्र की विकास संबंधी परिभाषाओं में मुख्यतः सैमुअलसन, जे.के. सेठी, हेनरी स्मिथ, बेनहम आदि परिभाषाओं को शामिल किया जाता है। प्रोफेसर सैमुअलसन पहले ऐसे अर्थशास्त्री थे जिन्होंने 1970 में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया। वे विश्व के ख्याति प्राप्त आर्थिक सलाहकार भी थे। सैमुअलसन की परिभाषा कुछ इस तरह से थी। उन्होंने कहा कि अर्थशास्त्र में इस बात का अध्ययन किया जाता है कि व्यक्ति और समाज द्रव्य का अर्थात धन का उपयोग करके या बिना उपयोग किए अन्याय वस्तुओं का उत्पादन करने और उनके उपयोग करने के लिए आज भी भविष्य में भी विभिन्न लोगों में या समाज में समूह में वितरित करने के लिए सीमित उत्पादन स्रोतों का उपयोग के चयन तक पहुंच जाए, जिनके की वैकल्पिक उपयोग हो सकते हैं। इनकी परिभाषा में बहुत सारी विशेषताएं थी, जैसे कि समान मानव व्यवहार के चयन करने से पहलू को अर्थशास्त्र की प्रमुख समस्या बताया गया और इस परिभाषा में विनिमय प्रणाली के चयन की समस्या के अंतर्गत सम्मिलित किया गया। अतः यह अधिक व्यापक परिभाषा थी। यह परिभाषा प्रायोगिक दृष्टि पर आधारित थी क्योंकि इसमें आर्थिक विकास की समस्या को भी शामिल किया गया। इस परिभाषा के चयन की समस्या न केवल वर्तमान स्वरूप को वरन भावी स्वरूप को भी इसमें शामिल किया गया। इस प्रकार अर्थशास्त्र की परिभाषा उनका केंद्र बिंदु तथा उनकी विषय वस्तुतः निरंतर परिवर्तनशील रही और भविष्य में निरंतर बदलते रहने की पूरी संभावनाएं इसमें थी। अतः दृष्टिकोण बदलने पर निस्संदेह नई प्रकार की परिभाषाएं हमारे सामने आती रहेंगी। ये परिभाषाएं तो मैंने बताई है आपको 5 तरह की। इसके अलावा भी आधुनिक परिभाषाएं भी कई अर्थशास्त्रियों द्वारा दिए गए, जिसमें कि एक बेनहम थे। उन्होंने कहा कि अर्थशास्त्र रोजगार और जीवन स्तर को प्रभावित करने वाले तत्वों का अध्ययन है। तो हम कहेंगे कि जैसे जैसे समय परिवर्तित होता गया वैसे वैसे अर्थशास्त्र की परिभाषाएं भी परिवर्तित होती गई हैं।